सभी ध्यानी मित्रों का मेरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपक चावरिया और मैं पेशे से योग प्रशिक्षक और ध्यान साधक हूँ। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी विजयानंद भारती से हम चर्चा करने जा रहे हैं आज उनकी ध्यान यात्रा के बारे में। उन्हें कैसे इस चीज़ का अनुभूति हुई कि वो ध्यान के क्षेत्र में आए और किस तरह से उन्होंने ओशो से दीक्षा ली। आज स्वामी जी के पूरे 50 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप बताएं कि आपकी ध्यान यात्रा कैसे शुरू हुई और ओशो से आप किस तरह से जुड़े। स्वामी जी। मैं स्वामी विजयानंद भारती जो ओशो के स्वयं से दीक्षित हुआ, उसको आज 28 मार्च को 50 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपने ध्यानी मित्रों को बताना चाहता हूँ। मेरा बचपन शुरू से आध्यात्मिक रहा है। मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था तभी से मेरे संस्कार थे कि मैं आध्यात्मिक लोगों की संगत करूं और उनके प्रवचन सुनूं। तो मेरे घर के पास ही काशी से कथावाचक आते थे, तो मैं उनकी कथाएं भी सुनता था। तो उसके बाद मेरी इच्छा रही कि मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढूं। तो इस सिलसिले में मैंने गोरखपुर प्रेस की पुस्तकें पढ़नी शुरू की और श्री राम शर्मा की मैंने पुस्तकें पढ़ी। इस तरह से मैं कॉलेज लाइफ तक मैं ये पढ़ता रहा और उसके बाद मेरी प्यास बढ़ती गई सत्य की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए। जैसा कि मैंने सुन रखा था कि ये परमात्मा है, उसकी खोज करनी चाहिए और अपने अंदर ढूंढना चाहिए। तो मेरे प्रश्न जो है मुझे आगे लेके गए। तो मैं एक दिन आचार्य रजनीश की पत्रिका ज्योतिषिका के संपर्क में आया और उसे मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने उस वक्त यही सोचा कि यही व्यक्ति जो है मुझे चाहिए और ये व्यक्ति मेरे गुरु बनेंगे, ऐसा मैंने विचार किया। तो उसके बाद फिर मैं लगातार आचार्य रजनीश का साहित्य पढ़ता गया और फिर मुझे माउंट आबू में आचार्य रजनीश का 9 दिन का कैंप का मालूम पड़ा। तो मैं अपने मित्र सुरेंद्र छाबड़ा के साथ वहाँ कैंप अटेंड करने के लिए। तो वहाँ मैंने 28 मार्च 1972 को दीक्षा ली। हम बीकानेर से यहाँ गए थे। तो उसके बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा, ध्यान की यात्रा शुरू हुई और यहाँ मैंने उनका जो है चिरपरिचित ध्यान, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सक्रिय ध्यान के नाम से जाना जाता है, वो मैं यहाँ आके करने लगा। इस तरह से मैं ध्यान के प्रयोगों में गुजरता गया और फिर 1974 में जब आश्रम बन गया ओशो का, आचार्य रजनीश का, तो फिर हमारा आना जाना वहाँ पर लगातार होता रहा।
अगले सवाल में हम स्वामी जी से जानना चाहते हैं कि स्वामी जी ने दीक्षा लेने के बाद जब बीकानेर वापस लौट के आए तो ओशो की आइडियोलॉजी को उन्होंने किस तरह से समाज के अंदर आम लोगों तक पहुंचाया, ये इस पर हमें ज़रा प्रकाश डालें और अपने बारे में आगे बताएं, विस्तार से बताएं स्वामी जी। ये प्रश्न जो है आपने अच्छा पूछा है। दीपक जी ने अभी ये पूछा कि जब मैंने दीक्षा ली उसके बाद मैं बीकानेर आ गया तो फिर मैंने ओशो के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एकमात्र मैं ही ओशो का दीक्षित शिष्य था और मैंने उस वक्त श्वेत वस्त्रों में दीक्षा ली थी, जो बाद में 1973 में भगवे वस्त्रों में परिवर्तित कर ली। तो मैं अपने ऑफिस में भी इसी परिवेश में जाता था, परिधान में। तो लोग चकित होकर पूछते थे कि भाई ये कौन संत है और किसके चक्कर में आप पड़ गए हो। तो उस वक्त आचार्य रजनीश का नाम कोई लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस वक्त नया नया ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे, नए नए, और बहुत ही कम लोग परिचित थे। तो मैं उनको थोड़ा बहुत बता देता था कि ये मैं इस तरह से इनका कैंप अटेंड करके आया हूँ और बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इनकी आप पुस्तकें पढ़ें, तो मैं उनको प्रोत्साहित करता था। तो हमने इस संबंध में किया कि हमने यहाँ पर 2, 4, 5, 7 मित्रों को इकट्ठा करके और एक सेंटर की शुरुआत की, जीवन जागृति केंद्र की हमने शुरुआत की। 1972 में ही शुरू कर दिया था हमने। तो यहाँ के काफ़ी लर्नेड लोग, प्रतिष्ठित लोगों को साथ में लेकर हमने यहाँ पर सेंटर शुरू किया था और हमने एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनाया और इनकी कैसेट्स वगैरह भी हम उपलब्ध कराते थे। जब कैसेट्स वगैरह भी हम उनको सुना देते थे, प्रवचन भी सुना देते थे, क्योंकि सारे रजनीश के सारे प्रवचन जो है रिकॉर्डेड होते थे और वो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते थे, लेकिन हम उनको उपलब्ध करवा के और सुना देते थे। तो इस तरह से हमने 1972 में जीवन जागृति केंद्र और फिर 1974 में इसका नाम बदल कर असंग रजनीश ध्यान केंद्र पड़ गया था। तो हम इसको सेंटर चला के, हम उस वक्त से ही हम सेंटर चला रहे हैं आज तक। हमारे प्रचार प्रसार के लिए जो हमने काम किया है वो अभी भी हम ओशो ज्ञान तीर्थ ध्यान केंद्र के नाम से सेंटर चला रहे हैं और ये करीब 50 साल से प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। तो बहुत ही लोग इससे जुड़े, ओशो के कार्य से जुड़े, ओशो को पढ़ा, लोगों ने साहित्य को पढ़ा, उनके प्रवचन सुने और ध्यान किया। ध्यान का कार्यक्रम हमारा साथ साथ चलता रहा। हमने पूना में अलग अलग तरह के ध्यान सीखे और फिर कैंप्स वगैरह यहाँ आयोजित होते थे, उनमें भी हम गए, भाग लिया और तरह तरह की विधियाँ ओशो की हमने सीखी और उनको प्रयोग में लाया। तो इस तरह से प्रचार प्रसार चलता रहा। हजारों ओशो के शिष्य यहाँ बन गए बीकानेर में और फिर गंगानगर बेल्ट भी हमारे से प्रभावित होकर वहाँ भी शिष्य बने। सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर भी बहुत फैला और जगह जगह कैंप्स होने लगे और हम वहाँ भी जाते थे कैंपों में। तो इस तरह से हमारा प्रचार प्रसार चलता रहा और लोग जुड़ते गए और हमारी भी ध्यान यात्रा बढ़ती गई। तो 1900
19 जनवरी 1990 को ओशो जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो उसके बाद हमारी यात्रा चलती रही और कैंप्स भी होते रहे, लेकिन धीरे धीरे अच्छा मुझे ये महसूस हुआ बाद में कि ओशो कुछ निर्देश दे रहे हैं। हमें जो थोड़ा वैक्यूम लग रहा था उनके जाने के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि आप कहीं साधना के लिए जाएं, अलग अलग जगह पे जाएं। तो 1993 की बात है, तो मैं जबलपुर गया, जहाँ स्वामी आनंद विजय आश्रम चलाते हैं, अमृत धाम। तो जहाँ वो जगह है जहाँ ओशो स्वयं साधना करते थे। उस जगह पर वो बहुत बियाबान जंगल था और वहाँ वो साधना करने जाया करते थे। और रात को शाम को जाते थे और सुबह ही निकलते थे, इतना बियाबान जंगल था। तो वहाँ बड़ा मैं 25 दिन रहा, वहाँ पर अकेला रहा था। और वहाँ मैंने मौन 5 दिन का मौन भी किया था। और वहाँ से रिपीट हुआ, वहाँ से अच्छा अनुभव हुआ और मौन का भी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो इस समय में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने 21 दिन का जब दीक्षा लेके मैं माउंट आबू से आया था, तो उसके बाद मैंने 21 दिन का मौन भी किया था, पूरा 21 दिन। क्योंकि उस वक्त जो ओशो जो है वो मौन पे बहुत जोर देते थे। तो उनसे प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने यहाँ 21 दिन का भी मौन किया था। तो उसका भी अच्छे अनुभव रहे। और फिर जबलपुर के 5 दिन का अनुभव भी अच्छा रहा। उसके बाद मैं यहाँ आया तो यहाँ पर हमने कैंप भी आयोजित किया, स्वामी आनंद विजय के सानिध्य में कैंप आयोजित करवाया मैंने, और अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ और उनका बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ा। तो ये 1994 की बात है। उसके बाद धीरे धीरे वैक्यूम बढ़ता गया, चलने जैसा है ना वैसे चलने, वैक्यूम बढ़ता गया। तो बाद में मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और भी कहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ओशो के स्पष्ट देखना है कि आपको जहाँ भी अच्छा लगे, क्योंकि ओशो ने किसी को भी परतंत्र नहीं बनाया, उन्होंने सबको स्वतंत्रता दी है, सभी अपने शिष्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि भाई आप कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे, किसी के भी आप प्रवचन सुनने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, आप साधना करो, आपको जैसे भी साधना करनी हो, और जिनके भी प्रवचन आपको अच्छे लगते हैं उनको आप सुने और गहरे में जाएं। उनकी आत्मा की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा उन्होंने जोर दिया कि आपका आत्मा कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे इवोल्व होगी, उस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो मुझे एक दिन टीवी पर मैंने आनंद मूर्ति गुरु माँ का प्रवचन सुना, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि उसमें काफ़ी ओशो से मिलती जुलती बातें थी और उनकी ध्यान पद्धतियाँ भी ओशो जैसी ही थी। तो फिर मैं उनके संपर्क में रहा और उनके सत्संग भी अटेंड किए और उनके साधना ध्यान कैंप भी अटेंड किए, ऋषिकेश में 2 अटेंड किए मैंने। और यहाँ भी फिर हम काफ़ी उनका जो भक्ति संगीत था वो भी बहुत अच्छा लगता था और साथ में ध्यान साधना दोनों ही बातें थी उसमें। तो ये काफ़ी साल तक मैं इससे जुड़ा रहा, आनंद मूर्ति गुरु माँ से। तो ओशो से मेरा कोई संबंध नहीं टूटा, वो तो अंदर से विराजमान ही थे और वो पूरा गाइड करते जा रहे थे। तो जब 2000 जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो उस वक्त ये कह के गए थे कि मेरे जाने के बाद आश्रम में एक पिरामिड बनना चाहिए बड़ा, और उसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। उन्होंने एक अपना विजन दिया था। तो उनके शरीर छोड़ने के बाद वहाँ पर जो ट्रस्ट था, इंटरनेशनल ट्रस्ट, तो जो संभाल रहा था कार्य, उन्होंने 2007 में
पिरामिड का निर्माण करवाया। तो उससे प्रभावित होकर मैं वहाँ गया तो नहीं था, लेकिन सुन रहे थे कि वो काफ़ी महंगा 30 करोड़ की लागत से बनाया गया था और वहीं सब ध्यान हो रहे हैं। तो उनकी इस बात से मैं प्रभावित होकर मैंने यहाँ भी हमारे छोटे से आश्रम में, मेरा ये अभ्यास कॉलोनी में छोटा सा आश्रम है जहाँ पर ध्यान और योग के लिए मैंने उसको समर्पित कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने भी एक छोटा सा पिरामिड 12 बाई 12 का अपने छत पर, कमरों की छत पर, हमारे मित्र जो वास्तुकार और ज्योतिषविद हैं लक्ष्मीकांत पुरोहित, उनके निर्देशन में मैंने ऊपर बनाया। तो 2010 में, 2010 या 12 की बात है, तो तब से ये पिरामिड बना हुआ है और उसके अंदर हम ध्यान करते आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जोर नहीं था ध्यान पर, ओशो ने इतना ज़्यादा जोर पिरामिड पे नहीं दिया था कि आप उसके अंदर बैठ के ध्यान करो। बाकी ओशो ने ये उनकी उपयोगिता बताई थी इजिप्ट के पिरामिड के बारे में कि बहुत अच्छा स्थान है ये और ध्यान के लिए अनुकूल है, इसीलिए उन्होंने पूना में बनवाया था। तो हम कभी कभार अपने योग साधकों को भी वहाँ पिरामिड में ध्यान करवा देते थे और मैं स्वयं भी वहाँ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसमें निष्क्रियता आ गई थी और हमारे चारों तरफ के वातावरण भी थोड़ा नेगेटिव हो चुका था। और मैं भी अपनी उम्र को देखकर ये सोचता था कि अभी अब ध्यान साधना का डेवलपमेंट आगे बढ़ना जो है अब मुश्किल है, अब इतना क्या बढ़ेगा, अब तो एज ज़्यादा हो गई है, तो अब तो मृत्यु के लिए ही मृत्यु ही का इंतजार करें। ये बात ऐसा आ गई थी कि अब तो मृत्यु का इंतजार करें। हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया था, तो कुछ निष्क्रियता भी आ गई थी। अब आप पूछो कुछ। अभी स्वामी जी से हमने जाना कि इन्होंने ओशो के निर्देश से या इंट्यूशन से एक पिरामिड का निर्माण किया और ध्यान साधना उसमें कर भी रहे थे, और उसके बावजूद इनको थोड़ा सा नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई इनकी। तो उससे आप किस तरह से उभरे और आज की डेट में आप अपने आप को किस स्थिति में महसूस करते हैं स्वामी जी? दीपक जी ने जो प्रश्न पूछा है अच्छा है कि मेरी अब वर्तमान ध्यान की क्या स्थिति है, मानसिक क्या स्थिति है। मैं ये बताता हूँ कि कोरोना काल जो आया वो बहुत ही वरदान सिद्ध हुआ मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त सारी गतिविधियाँ बंद हो चुकी थी और बाहरी सामाजिक, तो ये मौका अच्छा था कि हम जो है ध्यान में कोरोना काल हमारे लिए जो वरदान सिद्ध हुआ और हम लोग नियमित ध्यान करने लगे। 1 घंटे का ओशो का गाइडेड मेडिटेशन आनापानसति ध्यान हम ये 8-9 महीने से, इससे पहले हमने नाद ब्रह्म ध्यान भी किया हमने 3-4 महीने, और फिर आनापानसति ध्यान किया गाइडेड, ओशो का गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत ही अच्छा है। 8-9 महीने हम इसको करते आ रहे थे और अच्छा लग रहा था हमको। तो इसी बीच में हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जैसे मैंने बताया कि ओशो के निर्देश चलते रहते थे, हम उनके इंट्यूशंस पकड़ते थे। तो इसी संदर्भ में एक दिन पीएमसी चैनल खुल गया अपने आप ही हिंदी, जो कि वो बता रहे हैं कि 2-1 साल से अभी शुरू हुआ है। तो ये एक दिन खुल गया, तो इसका इंटरव्यू साक्षात्कार पात्री जी का माँ रीटा ले रही थी सूरत में, तो वो मैंने सबसे पहले सुना था। और उसके बाद फिर थोड़ी उत्सुकता हुई कि भी इनकी, और फिर उन्होंने अपने आनापानसति ध्यान के बारे में बात चर्चा कर रहे थे, तो मेरी उत्सुकता जगी कि आनापानसति ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, तो ये जो सुभाष पात्री जी हैं ये कोई क्या नई बात बता रहे हैं। तो मेरी उत्सुकता जगी और फिर मैं इसमें अधिक से अधिक इनके वीडियोस देखने लगा और इनकी विचारधारा को समझने लगा। तो मैं इनसे कुछ बातों में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि एक तो ध्यान पर बहुत ज़्यादा जोर इन्होंने दिया कि ध्यान
1-2 घंटे की बात नहीं है, ये 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे करना चाहिए। पात्रे जी की 3-4 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें एक तो ध्यान पर बहुत ज़्यादा जोर है। वो कहते हैं 1-2 घंटे के ध्यान से काम नहीं चलेगा, जब भी समय मिले आँख बंद कर लें और ध्यान में डूब जाएं। 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, एक रोटी यदि खाते हो दिन में तो 1 घंटा ध्यान करें, 2 रोटी खाते हैं तो 2 घंटे। इस तरह से बहुत ज़्यादा जोर ध्यान पे दिया है। और दूसरा, पिरामिड में ध्यान करेंगे 3 गुना इसका फ़ायदा होता है, तो पिरामिड पे बहुत जोर दिया है कि उसमें ध्यान करें। और फिर जो है स्वाध्याय पर जोर दिया है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं वेस्टर्न्स के राइटर्स की, उसको पढ़ें, उनसे कनेक्ट हो जाएं और उनके अनुभवों को भी आप जानें। और चौथा जो है वो सज्जन सांगत्य, जो ध्यानियों की संगत करें और उनके एक्सपीरियंस भी आपस में शेयर करें, तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो ध्यान सिर्फ ध्यान करने से नहीं, ये 3-4 चीज़ें साथ में करने से भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरा सभी को यही कहने का संदेश है कि सभी ध्यानी मित्र जो है इन चीज़ों पर गौर करें और इनको अधिक से अधिक अपनाएं, ताकि हमारी आत्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकें। तो मैं इस साक्षात्कार के लिए हमारे सहयोगी दीपक जी को धन्यवाद देता हूँ, और रिकॉर्डिंग में जो सहयोग किया नितिन जी ने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।